हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से जुड़े हुए सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन कॉमर्स पेपर के अंदर। सवाल जो है कुछ टेढ़े थे, कुछ मेढ़े थे, बट सारे सवालों की चर्चा आज आपके साथ की जाएगी। सभी शिफ्ट के जो सवाल थे डिस्कस करेंगे आपके साथ। आइए फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, some bottles of soft drink were supplied by X to Y. Y got injured due to bursting of one of the bottles. Y claimed damages from X due to. तो अभी क्या है कि X ने ना Y को कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स सप्लाई करी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल सप्लाई करी हैं। अभी क्या हुआ कि जो बॉटल है ना उसमें से एक बॉटल बर्स्ट हो गई, फट गई, और उसकी वजह से Y को इंजरी हो गई, Y को नुकसान हो गया। अब Y X से डैमेजेस ले सकता है क्या? सर बिल्कुल ले सकता है। तो अगर ले सकता है तो बताइए क्यों ले सकता है? ऑप्शंस हैं आपके पास। कंडीशंस एज टू फिटनेस एज क्वालिटी, कंडीशंस एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अभी ऑप्शंस हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लोज लग रही हो पढ़ने में। अगर आपको ये सारे टर्म्स के मीनिंग अच्छे से पता है तभी आप एक अप्रोप्रिएट आंसर को चूज कर पाओगे। तो जैसे अगर मैं फिटनेस एज टू क्वालिटी की बात करता हूं तो इस केस के अंदर होता है कि अगर बायर ने सेलर को अपना कोई स्पेसिफिक पर्पस बताया हुआ है कि इस पर्पस के लिए मुझे सामान चाहिए, तो उस पर्पस के लिए आपका जो फिट है सामान होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक पर्पस हमारे केस में नहीं है, तो इसे स्किप करते हैं। इसके बाद है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है कि अगर आप कोई ईटेबल्स वगैरह खरीद रहे हो, कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हो, तो आप वो सही होना चाहिए, आप उसे कंज्यूम कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सामान आप खरीद रहे हो वो बहुत ही खराब हो, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। ऐसा सामान नहीं होना चाहिए। तो जनरली ये खाने पीने के सामानों पे अप्लाई करती है कि सामान ठीक होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए। इसके बाद है जी कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि जो सामान आप खरीद रहे हो इट शुड बी मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल का मतलब है कि वो ऐसा होना चाहिए कि उसे मार्केट में आप आगे बेच सको, या फिर वो सामान अपनी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे आप पेन खरीद रहे हो तो वो लिखना चाहिए। अब आप बॉटल खरीद रहे हो तो फटनी नहीं चाहिए, बॉटल ठीक रहनी चाहिए। अगर फट रही है तो वो मर्चेंटेबल कहीं ना कहीं नहीं है। इसके बाद है कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये थोड़ा सा अलग चला गया कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही सामान होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे इस केस में वैलिड नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बन रहा है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 2 और 3 में आई थिंक कंफ्यूजन ज्यादा होगा, बट 3 जो है इन्होंने अप्रोप्रिएट आंसर चूज किया है, और आई थिंक हमें भी उसी के साथ जाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं तो उनका यहाँ पे कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सेल्स लिटिल टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरर फॉर वैल्यू। अब ये लिटिल नहीं आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए। देखो, अगर आपने किसी को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया तो उसको प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। तो ट्रांसफरी जो है उसको यहाँ पे वैलिड टाइटल मिल जाएगा। तो टाइटल भी, ट्रांसफरी भी काफी गलतियां इसके अंदर करी हुई हैं, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। आगे स्टेटमेंट्स और पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी नेगोशिएबिलिटी, आप इजीली इन इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएट कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं आगे पार्टीज को, कोई पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ट्रांसफरर कैन sue इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। अब देखो, जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ पे सूट फाइल करने का हक है, यानी कि आप केस फाइल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ट्रांसफरर को देना चाहिए कि ट्रांसफरी को देना चाहिए? आप एक बार सोच के देखिए। ट्रांसफरी मतलब जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इन जनाब के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर होके इनके पास आया, ये इसके ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफरी के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रांसफरी के पास राइट है इस पे पेमेंट कलेक्ट करने का। अगर ये डिसऑनर हो रहा है तो सूट कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरी करेगा या ट्रांसफरर करेगा? ट्रांसफरी करेगा। तो यहां पे भी आपका ट्रांसफरर नहीं आना चाहिए, ट्रांसफरी आना चाहिए कि वो सूट फाइल कर सकता है अपने नाम में, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है किसी को। तो दो गलतियां हैं इसके अंदर, फर्स्ट वाली भी गलत है, फोर्थ वाली भी गलत है, और एनटीए ने दो आंसर दिए इसके, 1 भी दिया है और 4 भी यहां पे दिया है। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट इज void ab initio? मिस्टेक इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस्टेक, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं वॉइडेबल होता है। मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ
कि अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है, जैसे लेट्स सपोज आप हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान पे आप एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। अभी क्या हुआ, ये दुकान अब किसी और ने खरीद ली है, आपको लग रहा है ये दुकान पुराने पर्सन के पास ही है, और इस मिस बिलीफ के अंदर, आप इस गलत फहमी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप आइडेंटिटी जो है उसको लेकर मिस्टेक हो चुकी है आपको, तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट है ये आपका वॉइड माना जाएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन को लेकर मिस्टेक आपने कर दी है, गलत फहमी हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है आप ए के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, बट वास्तव में तो अब आप बी के साथ कर रहे हो, क्योंकि अब ये दुकान बी की हो गई है। तो इस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, तो ये आपका कवर होगा। मिस्टेक एज टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो लेट्स सपोज मैं आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट लेकर आता हूं और आपको कहता हूं आप इस पे साइन कर दो। आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी जमीन गिरवी रखने के लिए, उसके बदले में आपको लोन दूंगा, बट असल में ये आपकी जमीन बेचने के लिए डॉक्यूमेंट है। तो आपको मिस्टेक हो गई, ये डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो इस केस में भी कहा गया कि आपका ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक, अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक है, तो इस केस में भी प्यारे दोस्तों हमारे पास अगर आपकी जो मिस्टेक है वो सब्जेक्ट मैटर वगैरह को लेकर है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर जनरली आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही रहते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक अगर है तो उस केस में आपकी वैलिडिटी पे नॉर्मली कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, और इसीलिए अगर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ना चाहें तो बी और सी तो पक्का से आने चाहिए, और बी और सी को अगर मैं पक्का से इंक्लूड करना चाहता हूं तो ऑप्शन 3 ही मेरे पास बचता है, बट इसमें बी सी के साथ ए आ रहा है, ए की बजाय मेरे हिसाब से डी ज्यादा अप्रोप्रिएट था, क्योंकि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में तो हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ना कि वॉइड अब इनिशियो। हालांकि जिसके पास ऑप्शन है वो हो सकता है वो इसको वॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, बट ओरिजिनली तो ये वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ए वाला मेरे हिसाब से इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बी सी और डी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर था, बट ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, और कंपनीज एक्ट 2013 की ये शेड्यूल है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें दे रखा है शेड्यूल नंबर 3। तो शेड्यूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो किससे जुड़ा हुआ है शेड्यूल नंबर 3, फटाफट से बताइए शेड्यूल 3 किससे जुड़ा हुआ है। तो शेड्यूल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताता है, तो आपका ए जो है वो यहाँ पे 3 से मैच हो जाएगा। शेड्यूल 4 की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 4 हमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका कोड बताता है। शेड्यूल 5 की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है उसको लेकर ये बातें अपनी बताता है, रेम्युनरेशन को लेकर हाँ ये बातें बताता है, यानी कि ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 जो है उससे मैच हो जाएगा। और बचा आपका शेड्यूल 7, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये भी आपका। और आपकी जो करेक्ट मैचिंग बन गई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपकी करेक्ट मैचिंग बन जाती है, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे सवाल है 4 schedules have been added at the end of LLP Act, Limited Liability Partnership Act. The second schedule entertains which one of the following? तो 4 शेड्यूल्स हैं, और आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो पहला वाला शेड्यूल है वो डील करता है आपके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो होंगे पार्टनर्स के एक एलएलपी में। तो आपका जो सेकंड नंबर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो दे रखा है ये बेसिकली आपका फर्स्ट शेड्यूल है। और अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, तो सेकंड शेड्यूल बात करता है कि कैसे एक फर्म जो है यहाँ पे एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। जो थर्ड वाला पॉइंट है ये आपका सेकंड के अंदर आता है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड शेड्यूल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो थर्ड शेड्यूल के अंदर आपको बताया जाता है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। तो थर्ड शेड्यूल में आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना यहाँ पे वो ये वाला आ जाता है। और इसके बाद बचता है हमारे पास फोर्थ शेड्यूल जो कि बताता है कि कैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये 4 शेड्यूल 4 ऑप्शंस में ही दे रखे हैं, और हमसे यहाँ पे सेकंड शेड्यूल पूछा जा रहा था, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है अरेंज द प्रोसीजर टू मेक पेमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब जीएसटी के अंदर प्यारे दोस्तों हमारे पास ना अलग अलग तरीके के लेजर होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक होता है जी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो अब लेजर जो है मैन्युअली मेंटेन नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड होते हैं। तो आपका जो भी जीएसटी का अकाउंट है, जो भी सरकार के साथ आपका जीएसटी का अकाउंट बना होगा, तो उसमें ये 3 लेजर आ रहे होंगे। तो जो भी आप कैश जमा कराएंगे वो कैश लेजर में आएगा, जो भी पीछे से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट लेजर में आएगा, और जो भी आपकी लायबिलिटीज वगैरह होंगी वो इस लायबिलिटी लेजर में आपको शो करती हैं।
तो अगर आप कैश जमा करवा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अब ये सवाल काफी ज्यादा डीप है इन द सेंस कि जिसने एक्चुअल में जीएसटी पेमेंट करा होगा शायद वही इसे आंसर कर पाए, बट हम थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएं तो कुछ हद तक आंसर के क्लोज पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शंस को अगर आप रीड करेंगे, जनरेशन ऑफ चालान, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट क्रेडिट तो पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद होना चाहिए। फॉर्म जीएसटी पीएमटी 07 एंड करेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। करेक्शन की बात तो अभी बाद में आएगी, पहले एक बार पेमेंट तो कर लें। चालान, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड मैंडेट फॉर्म पेमेंट थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस मोड। तो ये पेमेंट का लग रहा है मुझे, ये कहीं ना कहीं पहले आ सकता है, पेमेंट का लग रहा है, बट सी किसी में पहले आपको दिख नहीं रहा। जनरेट द चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 7 फ्रॉम पोर्टल एंड एंटर द डिटेल्स। कि आप चालान जनरेट करो और अपनी डिटेल्स भर दो कि मेरा जीएसटी नंबर ये है, आपकी बाकी डिटेल्स फिल आउट कर लो और यहाँ पे फिर उस चालान की पेमेंट होगी। तो पहला स्टेप ये हो सकता है, आपको ऑप्शन 3 में पहले डी दिख भी रहा है। ए हमने देखा पहले नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ही अमाउंट क्रेडिट नहीं हो जाएगी इस लेजर में, पहले पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी फिर ही होगी। और बी भी हमने देखा करेक्शन का काम पहले नहीं होगा, बाद में होना चाहिए। तो डी हमें लग रहा है कि पहले आ सकता है। डी के बाद कह रहे हैं अमाउंट एज पर पेमेंट रूल कैन बी डिपॉजिटेड बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। तो बिल्कुल पहले आपने चालान जनरेट कर लिया, फिर आपने यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आपने पेमेंट भी कर दी। तो पहले डी आ गया, फिर आपका ई आ गया, फिर यहाँ पे आपका जो चालान है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप करेक्शन वगैरह की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं ये जीएसटी पीएमटी 07 के थ्रू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारा बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो थोड़ा सा सवाल डीप था, बट ऐसे सीक्वेंस वाले सवालों में कई बार थोड़ा सा टिकड़म लगा के आप एक एप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, वन और मोर पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में आपके जो पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं इनमें से किस केस के अंदर? बाय गिविंग द नोटिस ऑफ ओनर बाय द होल्डर, नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय द होल्डर। तो डिसऑनर का नोटिस हुआ तो उनको लायबल बना रहे हैं, उनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे, तो ये तो पक्का ही काट दीजिए, ये तो नहीं आना चाहिए। और इसके बाद है बाय डेलिबरेटली कैंसिलिंग द नेम ऑफ द पार्टी या फिर पार्टीज। तो अगर आपके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और अगर आप किसी का नाम उसमें से काट देते हैं फिर आपने उसे डिस्चार्ज कर दिया। बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पे एक्सेप्टेंस जो आप ले रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट को दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट करा रहे हो, आपने उसे क्वालिफाई करवा दिया, आपने उसके एक्सेप्टेंस में कुछ क्वालिफिकेशन लगा दिए। तो उस केस में हो सकता है कि बाकी जो लोग उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो उससे राजी ना हो, तो फिर उस केस में उनकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है। बाय अलाउइंग ड्रॉई 24 आवर्स टू एक्सेप्ट, तो ये 24 आवर वाला प्रोविजन नहीं होता, अगर आप ये एक्ट में पढ़ेंगे तो इसके अंदर 48 आवर्स का प्रोविजन होता है कि अगर आपने मोर देन 48 आवर्स दे दिए तो जो पार्टीज उससे एग्री नहीं कर रहे वो यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और इसके अलावा ये वाला तो काट दीजिए फिर आप। इसके अलावा है मटेरियल ऑल्ट्रेशन, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट में कुछ मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ काटा पीटी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़खानी कर दी। अब छेड़खानी वाले इंस्ट्रूमेंट पे कोई अपने आप को लायबल नहीं बनाएगा, वो कहेगा हम इस पे लायबल नहीं है क्योंकि आपने तो इसमें छेड़छाड़ कर दिए। तो बी, सी और ई जो है ना वो हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे आपको सवाल है असर्शन रीजनिंग का दिया हुआ। असर्शन दी है प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट और रीजन दिया एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो अभी असर्शन रीजनिंग के जो सवाल है ना, आई डोंट थिंक कोई भी इसमें 100% हमेशा श्योर हो सकता है। अब अगर मैं आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली सिखाऊं या फिर बताऊं तो आप सभी इस सीक्वेंस को जानते होंगे कि ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो उसे प्रॉमिस बोला जाता है, बट ये कह रहे हैं एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो मुझे तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है। और पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। तो प्यारे दोस्तों, प्रॉमिस के साथ जब कंसीडरेशन जुड़ता है तभी वो एग्रीमेंट बनता है। हर एक प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं होगा, जिस प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन होगा वही एग्रीमेंट बनना चाहिए। तो मुझे तो ए वाली भी ठीक नहीं लग रही, बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। इन्होंने बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी थिंकिंग फॉलो करी है इस सवाल का आंसर देने में। इन्होंने आंसर दिया है पॉइंट नंबर 1 का। तो उन्होंने कहा कि प्रॉमिस एक एग्रीमेंट की तरह हो सकता है और एक एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो सकते हैं जो कि प्रॉमिस में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रॉमिस के अंदर क्योंकि यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकते हैं और ऑफर एक्सेप्टेंस अल्टीमेटली प्रॉमिस का पार्ट बन के आगे एग्रीमेंट बना देते हैं, शायद इस अप्रोच से इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेग चला गया ये, इतना ज्यादा शायद कोई बिल्कुल कोई लिमिटेड स्टूडेंट ही सोच पाया हो।
तो आपको क्या लगता है इस सवाल के बारे में, क्वेश्चन के बारे में? आप मेरे से जरूर शेयर कर सकते हैं, मुझे तो इस सवाल में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इन रिकोर्स टू डिसऑनरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमारा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, जैसे लेट्स सपोज कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये आपका डिसऑनर हो गया, तो इस केस में क्या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमारा रहने वाला है? आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में सबसे पहले तो आप इशू करोगे एक नोटिस ऑफ डिसऑनर, यानी कि जो भी पार्टीज उस बिल के ऊपर लायबल है उन सभी को एक नोटिस आप इशू यहाँ पे करोगे, उनको बताओगे अरे ये बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है। और अब यहां पे डिसऑनर का नोटिस इशू करने के बाद आप यहां पे करवाओगे क्या? उसकी नोटिंग और प्रोटेस्ट। नोटिंग और प्रोटेस्ट वाला जो स्टेप है वो यहां पे आएगा। नोटिंग के अंदर आप नोटरी पब्लिक के पास जाकर अपना जो बिल है उस पर नोटिंग करवा सकते हैं कि ये डिसऑनर हो गया, और एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसे प्रोटेस्ट बोला जाता है कि आपका जो बिल है वो यहाँ पे डिसऑनर हो गया। और फिर लास्ट में आएगी जी कंपनसेशन और पेनल्टीज की बात, तो सबसे लास्ट में आएगी कि उस पे जो कंपनसेशन वगैरह है, आपको जो नुकसान वगैरह हुए हैं उसकी कंपनसेशन, और जिसने डिसऑनर किया उसको जो पेनल्टीज वगैरह वो यहाँ पे लगेंगी। तो सबसे पहले नोटिस दे लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका नोटिंग, प्रोटेस्ट, और फिर आ जाता है कंपनसेशन और पेनल्टी। और ये सीक्वेंस आपकी सीधी सीधी ऑप्शन नंबर 1 में बन रही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, हमें शेड्यूल्स दिए हुए कंपनीज एक्ट 2013 के और उनकी दी हुई है अंडरलाइन थीम, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, और उनकी थीम यहां पे हमें दे रखी है। तो अगर हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं तो शेड्यूल 1 आपको जुड़ा हुआ है मेमोरेंडम और आर्टिकल से, तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। शेड्यूल 2 आपको जुड़ा हुआ है डिप्रीसिएशन से, तो आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। शेड्यूल 3 हमारा जुड़ा हुआ है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। शेड्यूल 4 की अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या कोड होता है उसकी बातें करता है, तो आप इसे सेकंड से मैच कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। तो जो भी आपके एक्ट सिलेबस में आ रहे हैं तो उसके जो शेड्यूल्स वगैरह हैं उनको लेकर भी सवाल आ सकता है, तो शेड्यूल्स वगैरह को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो एजेंट का आप कंसेप्ट समझते हैं कि कोई प्रिंसिपल है वो अपने लिए एक एजेंट रख लेते हैं, तो वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे जाएंगे और लोगों के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो यहाँ पे एग्रीमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी प्रिंसिपल की रहती है। बट सवाल कह रहे हैं कि कोई ऐसा केस है क्या जिसमें एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा, पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी इसकी, तो वो सवाल आपसे पूछ रहा है। इफ एन एजेंट एक्ट्स फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है, प्रिंसिपल के बारे में किसी को पता ही नहीं कि प्रिंसिपल है भी या नहीं, तो उस केस में तो ये थर्ड पार्टी के साथ जो एजेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रिंसिपल का कुछ पता नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है, तो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ट्रेड यूसेज एंड कस्टम्स मेक्स द एजेंट पर्सनली लायबल, तो अगर आपका जो नॉर्मल ट्रेड आप कर रहे हैं तो उसमें तौर तरीके इस तरीके से ही चलते हैं कि आपका एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी रहती है, तो भी आपका एजेंट लायबल हो सकता है। इफ एन एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल्स नेम, तो प्रिंसिपल के नाम से एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो फिर इस केस में तो प्रिंसिपल के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी, ना कि एजेंट की। इफ एन एजेंट एक्ट्स फॉर द नेम्ड प्रिंसिपल, तो अगर प्रिंसिपल की जानकारी है, सबको डिस्क्लोज्ड है प्रिंसिपल, और सबको पता है कि ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट आया हुआ है दुकान के ऊपर या एग्रीमेंट करने, कॉन्ट्रैक्ट करने, तो इस केस में एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, प्रिंसिपल की होगी। मालिक की जो मेन लायबिलिटी है वो मालिक की हो जाएगी, एजेंट जो है उसकी मेन लायबिलिटी नहीं होगी। इफ एन एजेंट वर्क्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, अब आप देखिए जो प्रिंसिपल है ना वो यूएस से बैठा है, कहीं बाहर बैठा हुआ है, तो अब उस केस में प्रिंसिपल को तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो देश से बाहर जाकर बैठा हुआ है, तो अगर कोई बाद में 19-21 बात होती है तो प्रिंसिपल को कौन कैसे पकड़ेगा? एजेंट जो है उसी को पर्सनली लायबल यहां पे बना रखा है, क्योंकि एजेंट जो है इंडिया में बैठा हुआ है, उसी की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। प्रिंसिपल को बाहर जाकर नहीं पकड़ेंगे, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये वाले जो केसेस हमारे बने ए, बी और ई वाले, इसमें एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी जो है ना वो यहाँ पे अराइज हो जाएगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 और दूसरी है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 है,
Certificate of incorporation is conclusive evidence that all the requirements of the Companies Act have been complied with in respect of registration. तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका मतलब है कि आपकी अब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनीज एक्ट की वो आपने पूरी कर दी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इफ द कंपनी मेक्स अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स शेल कम टू एन एंड। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे जो कंपनी है, कंपनी के बनने से पहले, उसकी फॉर्मेशन से पहले जो सारे काम हैं वो उसके प्रमोटर कर रहे होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर किया होगा वो प्रमोटर्स ने किया होगा, और जो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें प्रमोटर्स की पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है। बट कंपनी अगर चाहे तो इनकॉर्पोरेशन के बाद यहां पे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट कर सकती है, उनको यहां पे अडॉप्ट कर सकती है, यानी कि उन कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे कंपनी जो है अपनी लायबिलिटी बना सकती है। कहा गया यहां पे अगर कंपनी जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे उनके बदले फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो इस केस में आपकी जो प्रमोटर्स की जिम्मेदारी है फिर वो खत्म हो जाएगी, उनकी पर्सनल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर कंपनी की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। अगर कंपनी कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है प्रमोटर्स ने जो पहले काम किए उनके लिए, तो फिर प्रमोटर्स ही पर्सनली लायबल रहेंगे। अगर कंपनी उनके लिए एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो फिर कंपनी यहां पे लायबल हो जाएगी और प्रमोटर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है हमारे पास, ए सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी। ए ने बी को एक मोबाइल फोन बेचा। अब बी है एक माइनर हु पेज फॉर इट बाय हिज चेक। बी ने ए को क्या कर दिया, एक चेक इशू कर दिया। अब ए ने जो चेक है एंडोर्स कर दिया सी को। ए ने वो चेक सी को थमा दिया, सी को कोई पेमेंट करनी थी और सी ने वो चेक यहां पे ले लिया। अब जब सी जो है चेक लेकर गया बैंक में, तो बैंक ने उस चेक की पेमेंट नहीं करी, चेक आपका डिसऑनर हो गया। अब कैन सी इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ दिस चेक? क्या इस चेक की जो पेमेंट है उसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता? अगर हाँ तो किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट या ए के अगेंस्ट, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि बी जो है वो माइनर है और माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके वर्ड हो जाते हैं, एग्रीमेंट ही वर्ड हो जाता है। तो माइनर के अगेंस्ट हो आप यहाँ पे चेक की इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। तो सी जो है अपनी जो पेमेंट है, जो चेक डिसऑनर हुआ, उसके लिए केवल और केवल ए को पकड़ सकता है, केवल अपनी पेमेंट जो है ए के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकता है, बी के अगेंस्ट वो नहीं कर सकता। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन 1 बनेगा कि सी कैन इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ चेक ओनली अगेंस्ट ए। चलिए, तो यहां पे सवाल है, द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? ऑप्शंस है आपके पास, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, when the goods are sold by sample, when the goods are sold under implied conditions and warranties, when the buyer does not intimate the purpose to the seller and depends upon his own skill and judgment। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेट द बायर बीवेयर, कि आपका जो बायर है उसे सावधान रहना है। उसे जब भी कुछ सामान खरीदना है, कुछ परचेज करना है, तो सारी जांच पड़ताल करके खुद ही सामान उसे खरीदना है। और अगर यहां पे कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस केस में ये केविएट एम्प्टर से रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी कि एक्सेप्शंस बन जाती हैं वो, कि ये वाला डॉक्ट्रिन किन केसेस में अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर यहां पे आपने गुड्स जो है खरीदे डिस्क्रिप्शन से, आपने केवल डिस्क्राइब किया कि मुझे लाल रंग का पेन चाहिए, तो आपका जो सेलर है अगर वो आपको लाल की बजाय नीला रंग का पेन दे देता है तो उस केस में ये वाला डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं करेगा। सेलर आपको पेन जो है चेंज करके देगा, मतलब सेलर की जिम्मेदारी बनेगी। ऐसे ही व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, आपने सैंपल देखा, आपने एक पेन देखा और एक पेन के बेसिस पे 100 पेन का ऑर्डर दे दिया, तो इस केस में भी यहां पे आपने सैंपल को ओके किया, बट अगर बाकी सारा सामान सैंपल से मेल नहीं खा रहा है, सैंपल तो लाल पेन का ही आया बट बाकी सारे पेन नीले आ गए, तो उस केस में यहां पे आपका ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं करेगा और इस केस में भी सेलर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसे आपको सही से सामान देना है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अंडर इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, तो प्यारे दोस्तों जब भी हम सामान खरीदते हैं तो कुछ इंप्लाइड कंडीशंस और वारंटीज होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका आपको वैलिड टाइटल मिलना चाहिए, तो ऐसे कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं तब भी ये डॉक्ट्रिन आपका अप्लाई नहीं करेगा।
अगला पॉइंट दिया है कि व्हेन द बायर डज नॉट इंटीमेट द पर्पस टू द सेलर एंड डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट। अब देखो आप जो है यहाँ पे दुकान पे गए, लेट सपोज दुकान पे आप स्टेशनरी खरीदने ही जा रहे हैं और आप बता नहीं रहे दुकानदार को कि आपको किस पर्पस के लिए पेन चाहिए, आप अपनी सोच समझ से वो पेन उठाकर ले आ रहे हैं, तो उस केस में कहा गया कि उस केस में सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने अपने स्किल और जजमेंट का इस्तेमाल किया और अपने खुद से आपने डिसीजन लिया। आपने सेलर के सैंपल, सेलर की डिस्क्रिप्शन, इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया, आपने अपने स्किल और जजमेंट के बेसिस पर यहां पर डिसीजन लिया। तो अब यहां पे आपका जो डॉक्ट्रीन ऑफ केविएट एम्प्टर है वो अप्लाई करेगा, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। और इस केस में क्योंकि आपने सेलर को कोई इंटीमेशन नहीं दिया आपके किसी स्पेसिफिक पर्पस का, तो अगर बाद में आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है, सारी जिम्मेदारी इस केस में बायर की ही रहेगी। तो डॉक्ट्रीन ऑफ केविएट एम्प्टर आपका इस वाले केस में अप्लाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 4 यहां पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों सवाल है जी, इफ द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, द सीपीआईओ एसपीआईओ, ये आपके क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, सेंटर और स्टेट वाले, इज ऑब्लिगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू फर्निश द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। अब क्या है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, उसकी आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन डाली, बट इन्होंने उस एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट। तो अगर ये रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन के साथ साथ इनको कुछ और चीजें भी आपको बतानी पड़ेंगी। ये बताएंगे आपको कि देखो मैंने आपकी जो एप्लीकेशन थी उसे तो रिजेक्ट कर दिया, बट आपके पास क्या रेमेडीज हैं वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि किन कारणों की वजह से ये रिजेक्शन हुआ, आपके पास क्या रेमेडी है, यानी कि अगर आप अपील करना चाहते हैं तो कहां पे अपील फाइल कर सकते हैं, कितने डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। तो यहां पे आपकी रीजन फॉर रिजेक्शन भी आएंगी, एपेलेट अथॉरिटी की डिटेल भी आएगी कि कहां पे आप अपील कर सकते हैं, और पीरियड भी बताएंगे कि कितने पीरियड के बीच में आप ये अपील जो है अपनी दायर कर सकते हैं मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, a letter of acceptance sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission, there is a contract voidable at the option of acceptor, contract voidable at the option of offerer, no contract at all और valid contract। अब यहाँ पे दो जन हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इन्होंने कुछ ऑफर किया था इन जनाब को और इन जनाब ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी है, अपनी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पे भेज डाली है और उसके ऊपर स्टैम्प भी लग दिया, उसके ऊपर साइन भी कर दिए, प्रॉपर एड्रेस भी कर दिया उसको। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वैलिड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सब तो सही हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी आ गई, उसको प्रॉपर तरीके से भी भेज दिया, तो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन चुका है। आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो इन जनाब के अगेंस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसीलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। तो वाइडेबल वाला केस नहीं बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया क्योंकि इन्होंने ऑफर किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अब बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एक बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी अ माइनर्स एग्रीमेंट। अब देखो आपने एक एग्रीमेंट किया एक छोटे बच्चे माइनर के साथ, अब ये माइनर जो है ये बड़ा हो चुका है, क्या इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर का जो एग्रीमेंट है इट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द इनिशिएशन, और इसीलिए बाद में भी इसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिवैम्प्ड द कंपटीशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स। तो प्यारे दोस्तों कंपटीशन एक्ट के अंदर 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट करी गई है, काफी सारे प्रोविजंस को रीजिक किया गया है और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बातें इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग सही हैं। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी इंटीमेटेड इफ द वैल्यू ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन डील एक्सीड्स ₹2000 करोड़। तो ऐसा प्रोविजन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो पहले आपके जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर ऐसे डील वैल्यू के बेस पे नहीं होता था, बट अभी डील वैल्यू वाला प्रोविजन भी आ गया है। ओवरऑल टाइमलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 150 डेज फ्रॉम 210 डेज। तो पहले 210 दिन के अंदर आपका जो कॉम्बिनेशन वगैरह हो रहा है उसे अप्रूवल मिलता था, बट अब उसे 150 डेज कर दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है ना उसमें
काफी जगह पे जो एक्ट का स्कोप है उसे थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश की गई है। तो जो नैरो टर्म्स थी, जैसे सेलिंग एक नैरो टर्म है, डीलिंग एक बड़ी टर्म है। सेलिंग मतलब आप किसी को बेच रहे हैं, डीलिंग मतलब आप कैसी भी डीलिंग किसी के साथ कर सकते हैं, बेचने खरीदने कैसी भी डीलिंग हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास ये चेंज किया, और भी काफी सारे चेंज किए हैं। जैसे आपके पास अगले पॉइंट में आ रहा है कि एंटिटीज हु आर नॉट एंगेज्ड इन आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड शैल आल्सो बी पार्ट ऑफ एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो पहले क्या होता था कि अगर आप आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेड में हो तभी आपका एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकता था, बट अब जरूरी नहीं है कि आप सिमिलर ट्रेड में हो तभी आपका एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव होगा। हो सकता है कि आप एक अलग ट्रेड में हो, लेट सपोज आप मोबाइल बेचते हो और दो साबुन बनाने वाली कंपनी के बीच में आप एक इंटरमीडियरी बन के उनके बीच में एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करा देते हो। तो ऐसे केस में ये प्ली नहीं ली जा सकती कि एग्रीमेंट आपका दो साबुन बनाने वाली कंपनी में नहीं हुआ, चाहे आपका एग्रीमेंट किसी और तीसरे बंदे की मदद से हुआ तब भी वो एंटी कॉम्पिटिटिव में आ जाएगा। इसे हब एंड स्पोक मॉडल का नाम भी दिया जाता है हमारे नए कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और आपकी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट लाइक टाई अप अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हैव बीन रीडिफाइंड, तो बिल्कुल इनको भी रीडिफाइन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है हमारी 2023 की अमेंडमेंट के बारे में, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है। आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशंस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।